नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आप सबका स्वागत है। हम बैलेंस इक्वेशन में हर बार एक ऐसा मुद्दा रखते हैं जिसमें लोग अपने अपनी बात रखते हैं। ये डिबेट नहीं है, ये विमर्श है जिसमें हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। इस बार हमको लगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र रखती है और वो हर पार्टी ये भी कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम जनता के हित में काम करेंगे, हम प्रशासन में शक्ति लाएंगे और जनता को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। पर होता ये है कि जो लोग बहुत लंबे समय से सरकारी तंत्र के में आना जाना करते हैं या जिनकी आवाजाही होती है या जिनको वहाँ से वास्ता पड़ता है, उनको लगता है कि सरकारें तो बदल गई हैं पर जो तंत्र है वो नहीं बदला है। वहाँ पर ढर्रा कलेक्ट्रेट में, तहसील में, अस्पताल में, सब जगह एक सा होता। अभी हमने एक घटना हाल ही में हुई कि पहले ये खबर आती थी कि रायपुर जेल में जो लोग बंद हैं कुछ सरकार के नज़दीकी लोग हैं तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ तिहाड़ जेल से लेके दुर्ग की जेल तक में जो रसूखदार कैदी हैं उनके लिए वहाँ पर सारी तरह की व्यवस्थाएँ हैं। और जब कलेक्टर एसपी ने छापा डाला तो मालूम पड़ा कि काजू किशमिश से लेके सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, मोबाइल भी है। तो ये क्या होता है कि अस्पताल में जब लोग जाते हैं, सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ पर उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बन गया है कि जब तक आपके पास सिफारिश ना हो, पैसा ना हो, पहचान ना हो तो आपका काम नहीं होगा। हमने अमृत महोत्सव मना लिया, आज़ादी का 75 साल पूरे कर लिए और हमारा जो सिस्टम था जो ढर्रा है और ख़ास करके सरकारी सिस्टम, वहाँ लोगों के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई। श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है राग दरबारी, उसमें जो लंगड़ दीन है वो नकल के लिए जिस तरह से तहसील के चक्कर लगाता है, ऐसे बहुत सारे लंगड़ दीन हमको जो हैं अलग अलग जगह चक्कर लगाते मिल जाएंगे। तो होता ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो सिस्टम है, जो अफसरशाही है, जिसको लाल फीता शाही कहते हैं, वो बदलती नहीं। बहुत सारे लोगों के अपने अपने अनुभव होते हैं। तो आज का हमारा विषय गंभीर है। हमारे साथ अलग अलग तरह से दल के, साहित्य के, कला संस्कृति से लोग जुड़े हैं। हम इस पे बात करेंगे। ये बात हम ये कोशिश करेंगे कि ये बातचीत आप अपना वक्तव्य एक संक्षेप में दें। उसके बाद आपको लगता है कि आपकी कोई बात छूट गई है तो हम दूसरे राउंड में आपके पास आएंगे और हम आपसे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के वरिष्ठ साहित्यकार, व्यंग्यकार, जिनका कि 100 से ज़्यादा जिनकी किताब आ चुकी है, जिनकी रचनावली हाल ही में प्रकाशित है, गिरीश पंकज, जो विसंगतियों पे लगातार लिखते हैं। लगातार उनको जहाँ भी वो देखते हैं कोई विसंगति है तो उस पर वो लिखने से कभी अपनी कलम नहीं रोकते। तो गिरीश पंकज जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा गिरीश कि ये जो विषय है, चूँकि आप लगातार जो हमारे समाज में व्याप्त विसंगति और उसमें एक विसंगति यह भी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? माइक। आज के विमर्श का विषय बहुत सटीक है, बहुत सामयिक है। जैसा हमारे साथी सुभाष मिश्र ने प्रस्तावना रखते हुए बात की, बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि आज़ादी के इन 76 वर्षों में हमने अमृत महोत्सव तो मना लिया, लेकिन अभी भी लोकतंत्र का महोत्सव बनना बाकी है। जिस लोक की बात हम करते हैं वह लोकतंत्र के आगे इतना विवश हो चुका है कि वो छटपटाता रहता है कि कैसे हमारा लोकतंत्र, जिसकी सपना हमारे आज़ादी के बड़े बड़े नायकों ने देखे, स्वप्न देखा था, वो स्वप्न कब साकार होगा। जैसा कि हमारे मित्र सुभाष जी ने शुरू में कहा, ये जो तंत्र है, उस तंत्र को चलाने वाला जो पूरा सिस्टम है, जिसे हम ब्यूरोक्रेट भी कहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, ब्यूरोक्रेट उसके हिसाब से बदल जाते हैं, चरित्र उनका वही रहता है। सरकार, नई सरकारों के साथ वे तालमेल बहुत चालाकी के साथ कर लेते हैं। कई बार मैंने इस पर व्यंग्य लिखे हैं, सैकड़ों व्यंग्य लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं कि मैं सोचता हूं कि इस देश का अगर सबसे ज़्यादा कोई पलटू राम कोई वर्ग है तो वो हमारा अफसर वर्ग है। सरकार बदलते साथ ही वो इस तरह से पलटी मारता है कि बंदर भी उसको देख करके शर्मा जाए कि इतनी तेज़ी के साथ तो गुलाटी मैं भी नहीं खाता। लेकिन इसमें उनकी सबसे बड़ी मजबूरी सुभाष जी यह है कि उन्हें टिके रहना है, उन्हें नौकरी करनी है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अगर अफसर पूर्व दल के हिसाब से या पूर्व सरकारों के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से काम करेगा तो उसे काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, वो प्रताड़ित हो जाएगा। इसलिए जो नई सरकार आती है उस सरकार के साथ उसको
उसका तालमेल बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके कारण क्या है, धीरे धीरे जो नई सरकार आती है, नए मंत्री आते हैं, वो बहुत जल्दी पुराने अफसर के साथ तालमेल बैठा करके एक ही ढर्रे पर चले जाते हैं। इसलिए जो परिवर्तन की बात होती है, जो जुमले हमारे राजनेता फेंकते हैं कि अब हम व्यवस्था को बदल देंगे, वो व्यवस्था बदल नहीं पाती, क्योंकि व्यवस्था बदलने का जिम्मा जिन अफसरों के हाथ में, जिन नौकरशाहों के हाथ में दिया गया है, वो एक ढर्रे में लग चुके हैं। उनको लगता है कि लोकतंत्र हम ही चला रहे हैं, इस देश को हम ही चला रहे हैं। यह भ्रम जब तक हमारे नौकरशाहों से दूर नहीं होगा, एक सच्चा लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र, करुणा से भरा हुआ लोकतंत्र हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह योजनाएं बनती रहेंगी, योजनाओं के माध्यम से छली होती रहेगी। बहुत सारी योजनाएं पटल पे आती भी है, घोषणाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन मेरा अनुभव एक सामाजिक जीवन में रहने का ये आया है कि वर्षों से मैं देख रहा हूँ, नारे बहुत लगते हैं लेकिन काम नहीं होता, गति धीरे धीरे चलती है, योजनाएं आकार भी लेती हैं, लेकिन अफसरशाही के शिकंजे में फंसकर वो योजनाएं दम तोड़ देती हैं। तो जो विषय आज रखा है कि सरकार बदलती है तो क्या सिस्टम भी बदलता है, मुझे लगता है सिस्टम बदलता तो है, लेकिन व्यवस्था मुझे लगता है सुभाष जी जस के तस रहती है, उसको बदलने की ज़रूरत है। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हमारे लोकतंत्र में आ जाए, हमारे राजनेताओं में आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि परिवर्तन होगा। दुष्यंत की लाइन मुझे याद आ रही है, अपनी भी लाइन है, बाद में सुनाऊंगा मैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी पूरे सिस्टम को लेकर के कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारों, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। तो ये जो लोकतंत्र है, वो जो कमल का फूल है लोकतंत्र, वो कुम्हला रहा है। उसको फिर से तरोताज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे राजनेताओं में इच्छा शक्ति रहे। इच्छा शक्ति रहेगी तो मुझे लगता है सिस्टम भी बदलेगा और देश की तरक्की भी होगी। ठीक है गिरीश, कि वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। तो बहुत सारे लोग जब सलीबों के करीब आते हैं तो उनको कायदे कानून याद आते हैं। अफसरशाही के लिए कहा जाता है, अच्छा जो अफसरशाही होती है उसमें ये सलाह दी जाती है कि जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ जाते हैं कि हवा का रुख किधर है, और चुनाव नतीजे जब आना शुरू होते हैं तो बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि गुलदस्ते लेकर जो इधर खड़े थे वो उधर जाते हैं, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी नौकरी या हमारे जो पोजीशन है वो सुरक्षित रहेगी। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अभी गिरीश ने बहुत विस्तार से बातचीत की कि चुनाव पद्धति हमारे यहाँ उसका एक बड़ा कारण है। अगर हम चुनाव में जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो कई बार वो इतना पैसा खर्च करते हैं, या जो कई बार रैलियां होती हैं, कई बार सभाएं होती हैं, उसमें जो नौकरशाही नीचे से लेकर ऊपर तक वो चंदा वसूली करती है। तो जब वो चंदा वसूली करती है तो वो उनके लिए भीड़ भी जुटाती है, उनके लिए संसाधन भी जुटाती है, उनके कहने पे नियम के विरुद्ध काम भी करती है। तो धीरे धीरे वो ऐसा लगता है कि ये हमारे आदमी है, वो किसी के आदमी नहीं है। दरअसल वो जब किसी का हित साधते होते हैं तो अपना भी हित वो पहले साधते हैं, पर चूंकि ये ऊपर से ही होगा कि कोई चीज़ अगर ख़त्म करनी है तो ऊपर के लोगों का आचरण कैसा है, उसी से मुझे लगता है कि नीचे की नौकरशाही का आचरण तय होगा। मैं थोड़ा सा विषय को ब्रिजेश चौरसिया जी जो सपा से हैं उनकी तरफ ले जाता हूं कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। अभी चूँकि सपा का शासन उत्तर प्रदेश में रह चुका है और उन लोगों को ये लगता है कि जब हमने शासन किया था तो हमने बेहतर किया था, बाकी लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वाकई में सरकारें बदलने से ब्यूरोक्रेसी में या तंत्र में परिवर्तन आता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सही है कि सरकार बदलती है तो प्रजातंत्र और राजतंत्र दोनों में बदलाव हो जाता है। जहाँ तक देखे जाएं, सरकार बदलते ही सरकार नीचे से लेके थाने से लेके हर विभाग में अधिकारियों का ट्रांसफ़र करना और उनको हटा देना या अपने में समायोजित करके सरकार चलाने का काम करते हैं। ये भ्रष्टाचार के लक्षण है। सरकार को यही नहीं करना चाहिए, और सरकार जो मुद्दे से आती है जिसको सरकार पे चलाना है वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देती। सरकार लगातार देखा जा रहा है, सरकार जो है जिस क्षेत्र में जहाँ पे भी जिस राज्य में बनती है बदले की भावना से राजनीति करती है।
जिसे हटाने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है, बदले की भावना में राजनीति ना हो। और छत्तीसगढ़ सरकार में देखें, कुछ समय पहले अभी पूर्व सरकार थी, वो सरकार आई, अपनी योजनाएं लेके आई। उस योजना के अंतर्गत जो दस्तावेज बनते हैं, किसी भी योजना, चाहे राशन कार्ड से ले लें अपन या आयुष्मान कार्ड से ले लें, इस पे जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सरकार का, पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। क्योंकि जब सरकार बदलती है फिर वो बदल जाता है। इसके जो खर्चे होते हैं वो आम जनता के पैसे ही यूज होते हैं उसमें। ऐसे देखा जाए, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, उस चीज़ पे सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार आते ही बस अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर देना, इसको इधर से उधर कर देना, इसी पे लगी रहती है और सरकार जो है काम नहीं कर पाती। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। खनन के मामले हैं, राशन के मामले हैं। राशन से हम नीचे से उठ के चलें, जो देख रहे हैं हम नीचे से राशन दुकानों में देख लें। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें करप्शन के दायरे में बढ़ते जाते हैं और यही कारण रहा है कि सरकार जो है पारदर्शिता नहीं ला पाती, जनता को नहीं जीत पाती, अपने कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट नहीं कर पाती और सरकार जाने का मुख्य कारण होता है। जी, तो आपने कहा कि सरकार जाने का बहुत सारा कारण होता है। बहुतों के लिए सरकार अंधों के हाथी की तरह होती है, किसी को उसकी पूछ समझ में आती है, किसी को उसका अलग अलग तरह से। तो लोग पूछते हैं कि सरकार कौन है। कई बार ये सवाल आता है कि सरकार कौन है। तो मुझे लगता है गांव में सरकार का चेहरा पटवारी होता है, सरकार का चेहरा टीचर होता है, ग्राम सेवक होता है, वो कोटवार भी सरकार का चेहरा होता है। और जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती हैं तो राज्य के जब हम ऊपर आते हैं तो मंत्रालय में जो लोग बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके, वो भी सरकार का चेहरा होते हैं। और जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि और जो मंत्री वगैरह बनते हैं तो वो सरकार कहलाते हैं। विधायक को उस तरह से सरकार नहीं बोलते लोग जिस तरह से कि एक मंत्री को सरकार कहते हैं। तो सरकार अलग अलग स्तर पे दिखाई देती है। और जो चेहरे सरकार के दिखते हैं तो सरकार के चेहरों में कुछ वर्दीदार चेहरे होते हैं, जो थानेदार होता है, कोई फॉरेस्ट का अफसर होता है, कोई एक्साइज का अफसर होता है, वो अलग से पहचाने जाते हैं कि ये सरकार के नुमाइंदे, इनके हाथ में कुछ कानून कायदे, ये किसी का भला कर सकते हैं, किसी को दंड दे सकते हैं। तो लोग अलग अलग तरह से सरकार को देखते हैं। पर जब सरकार को बताना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित करनी पड़ती है तो फिर मालूम पड़ता है कि सरकार के वहाँ पे प्रशासन, जो राजस्व विभाग है उसके अधिकारी, जो नायब तहसीलदार वो होते हैं, और पुलिस के अधिकारी वहाँ प्रशासन का चेहरा बन के उभरते हैं। बाकी समय प्रशासन का चेहरा दफ्तरों में फाइलों के साथ मंत्रालय में होता है, जहाँ पर कि आपको पास बना के जाना पड़ता है और फिर वहाँ आप एक अनुभव से गुजरते हैं कि क्या आपका काम आसानी से हो रहा है। तहसील में बैठा है तहसीलदार भी प्रशासन का चेहरा है, वहाँ का बाबू भी प्रशासन का चेहरा है और मंत्री भी प्रशासन का चेहरा है। तो प्रशासन के चेहरे अलग अलग समय होते हैं, पर अंततः हमको लगता है कि प्रशासन में किस तरह का परिवर्तन आता है। एक थानेदार एक जगह से तबादला होता है तो वहाँ खुशी की लहर छाती है, जहाँ पहुँचता वहाँ भी खुशी की लहर छाती है। अखबार में अगर आप दोनों तरह के प्रांतीय अखबार पढ़ते हैं तो यहाँ जाने से उसकी खुशी की लहर होती है, वहाँ आने से उसकी खुशी की लहर होती है। तो पता नहीं खुशी होती कहाँ है, ये अभी समझने की बात है। हमारे साथ जो हैं कर्मचारी संघ की ओर से स्वास्थ्य संयोजक जो हैं संत लाल साहू जी हैं। सरकारी क्षेत्र में लोगों को अलग अलग तरह से अनुभव से गुजरना पड़ता है। तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार बदलने से सरकारी लोग अपने चरित्र को बदलते हैं या उनके कार्य व्यवहार में तब्दीली आती है कि जब मुख्यमंत्री या मंत्री का बयान वो पढ़ते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई ढिलाई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेट आना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या ये सूत्र वाक्य सुन के सब लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर वर्ग की बातें जनता तक पहुंचती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। रही सवाल नए सरकार बदलने से क्या परिवर्तन होता है, तो कर्मचारी वर्ग भी जैसे जैसे शासन का आदेश आता है उसके हिसाब से फील्ड में काम करते हैं सर। जहाँ जहाँ उसको जिस दिशा में काम की ज़रूरत पड़ती है उस दिशा में उसका उपयोग किया जाते हैं। जैसे कोई भी नया सरकार बनती है तो उसका कार्य योजना तैयार रहता है, वो अपने विचार के माध्यम से हर वर्ग के लिए कार्य योजना तैयार किए रहते हैं। उसको वो धरातल पर पहुंचाने के लिए
कर्मचारी वर्ग का सहयोग लेते हैं और उसको कर्मचारी अपने जिम्मेदारी से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि वो तो शासन के नुमाइंदे होते हैं और उसको कार्य करना उसकी मजबूरी होती है या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो शासन की जो भी योजनाएं हैं उसको कर्मचारी अपने कर्तव्य समझकर करते ही हैं। कर्मचारी अपना कर्तव्य समझ के शासन की जो भी शासन आता है उसकी योजनाओं को वो मानते हैं और वो समझते हैं कि ये जो शासन ने आदेश दिया है इसको पूरा करना हमारा काम है और वो उसको पूरा करते हैं। तो ये भी एक पक्ष है। अभी हम थोड़ा नौजवान की तरफ चलते हैं। सुजीत सुमेर जो है प्रदेश सचिव हैं NSUI के, वो किस तरह से चीज़ों को बदलते हुए अपने अनुभव में देखते हैं कि वाकई में दफ्तरों में तब्दीली आता है सरकार बदलने से या ढर्रा वैसा ही चलता है। अगर अपने अनुभव साझा करें, मुझे लगता है कि भाषण की बजाय अगर आपके पास कोई अनुभव हो वो साझा करें तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मिस्टर सर कि आपने इस संतुलन के समीकरण कार्यक्रम में हमें अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया कि हम किस प्रकार से संतुलन का समीकरण जो सरकार के बदलने से तंत्र सिस्टम बदलता है कि नहीं बदलता उस अनुभव को साझा कर सकें। राजनेता, जनता और सिविल ये सब एक अंग में भी हैं, लेकिन रस में भी एक विभाव होता है। जैसे हमारे साथ साहित्यकार भी हैं गिरीश पंकज सर, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। जब हम सिस्टम बदलता है तो एक विभाव उत्पन्न होता है मुंह फेरने वाला। उस विभाव को हमारे साथ जितने बैठे हैं वो सब समझ जाते हैं कि सरकार आती है तो जनता से कैसे मुंह फेरा जाता है। वो मुंह फेरने के तरीके भी आपको पता होंगे कि इस तरह के प्रशासन किस तरह से जनता की भावनाओं से मुंह फेरती है। यदि हम आज भी व्यवस्था को देखें तो करुणा और मर्म का जनता के सरकार में कोई स्थान नहीं है। यदि रहता है स्थान तो जनता सबसे पहले किसानों को मजबूत करती है, मजदूरों को मजबूत करती है और अपराधों के न्यून करती है। अपराधों को एक अनुशासन के तहत ही किया जाता है कम। और जब भी ऐसी सरकार आती है तो एक सरकार होती जो निर्माण, नियुक्ति, पदस्थापना को ज़्यादा महत्व देती है और ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस को ज़्यादा मजबूती देती है। लेकिन वो एक आर्थिक समृद्धि, चाहे एक गरीब किसान के बच्चे का एक नॉलेज में जो परिवर्तन हो, उसके एक व्यवहार में परिवर्तन हो और उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़े, वैसा महत्व देना एक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि आप भी सर ने कहा कि एक अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है तो खुशी की लहर जाती है और एक अधिकारी का ट्रांसफ़र आता है तो दुख की लहर भी होती है। तो उसके कारण भी हैं, क्योंकि उनकी जो निहित अवधारणाएं थी कि सिक्योर उनको जितने जनता के सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस देना, लिबर्टी प्रदान करना और इक्वालिटी प्रदान करना और फ्रेटर्निटी प्रदान करना, और उनके विवेक में वो निहित था। तभी उनकी खुशी की लहर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। बस ये कारण ये है कि प्रशासन को चाहिए कि डू, इंग्लिश का वर्ड है डू, करना, और एक होता है डोंट। यदि डू करेंगे तो वेलफेयर होगी और डोंट करेंगे तो हार्डशिप होगी और विध्वंसकारी नीतियाँ ऊपर आती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा निर्माण जो जनता का निर्माण करे, एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करे, उस पर रहे और लोकतंत्र की भावनाओं पर काम करे, जिससे प्रजातंत्र मजबूत हो। और भारत तो प्राचीन काल से अपने प्रजा के लिए प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के से भी जब सुदामा उनके द्वार पर आए थे तो श्री कृष्ण भी दौड़कर उनको लेने आए थे। तो इस भावना से कार्य तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी जिस दौर में हम चल रहे हैं उस दौर में एक सरकार तो हम जानते हैं वो सरकार होती है जो चुनी हुई सरकार होती है और जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। अभी बहुत सारी सरकारें जो हैं, जो धर्म के नेता हैं, उनने भी अपने अपने नाम के आगे सरकार लगाए, उनकी भी अपनी अपनी एक सत्ता होती है और वो भी हम देखते हैं। अभी एक मैंने पिछले दिनों भोपाल में एक सरकार है उनका इंटरव्यू किया था, तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि इस सरकार में और उस सरकार में क्या अंतर होता है। तो बहरहाल हमारे साथ जो है शोभा ठाकुर हैं। शोभा ठाकुर महिलाओं के बीच में काम करती हैं। तो जब महिलाओं के बीच में काम करती हैं तो नेचुरल है कि उनको सरकारी संस्थानों से भी काम पड़ता है। तो वो किस अनुभव से गुजरती हैं और उनको क्या लगता है कि सरकारें बदलने से सरकारी लोगों के रवैये बदले हैं या सरकारी लोग जैसे थे। युग निर्माण योजना में उनको बड़ा विश्वास है कि युग हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा जो है वो इस तरह का विश्वास है। क्या है, आप बताइए। धन्यवाद सर, आपको मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सरकार की बातें अगर हम कहें तो जो भी सरकार आती है
जो भी सरकार आई है अभी तक हमने देखा है, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो जो मजदूर, जो बेरोज़गार कल बेरोज़गार थे, वो आज भी बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, कर्ज से दबे हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, सरकार तो आती है, अधिकारी भी बदलते हैं, योजनाएं भी लागू होती है, वो योजनाएं जाती कहाँ हैं? गरीबों के लिए बनता है ना, तो कहाँ है गरीबों को योजनाएं? क्यों गरीब अति गरीब होते जा रहे हैं और क्यों अमीर अति अमीर होते जा रहे हैं? किसके लिए बनी है ये योजना? बड़े अफसर, बड़े अधिकारियों के जेब भरने के लिए, बड़े मंत्रियों को चंदा देने के लिए, या गरीबों को गरीबी से मुक्त करने के लिए? सिर्फ बड़े अधिकारियों का और बंगला बन जाए, मंत्रियों का और बंगला बन जाए, इसके लिए योजनाएं बनती है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, मैं उस रिपोर्ट के आधार पे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर से काम करती हूँ। मैं हर एक गरीब परिवार के घर जाने की कोशिश करती हूँ, समझती हूँ, पूछती हूँ। आज तक मैंने जितने भी घरों में गई हूँ, मैं, हमारे संगठन की टीम गई है, सब एक ही बात बोलते हैं कि बहन बहुत बेरोजगार है, काम नहीं है। तो हमने कहा इतने बड़े बड़े सरकार ने योजना निकाल रखी है, पूर्व सरकार ने भी सरकार ने, तो आपको कैसे नहीं मिला? तो बोलते हैं हाँ, अखबार में पढ़ा तो था, टीवी में देखा तो था, बोर्ड में लगा तो था, लेकिन हम तक आज तक पहुंचा नहीं है। तो क्यों नहीं पहुंची है? क्यों नहीं पहुंची है? क्या सरकार अपने से बन जाती है? गरीब जनता ही वोट देती है ना, तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचती है? योजना तो सरकार लागू करती है, पर जहां तक हमें समझ में आता है, अफसर दबा देते हैं। उन्हीं लोगों को ये योजनाओं का लाभ मिलता है जो उनके करीबी हैं, जो उनके परिचित हैं। हर गरीब जनता तक ये लाभ नहीं मिलता है। और एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करके बोल रही हूँ, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने अभी बोल रहे हैं कि नारी वंदन, महिला वंदन, महिलाओं का वंदन कर रहे हैं। दो शब्द बोलना चाहूँगी मैं उनके वंदन पे। क्या वे बहनें जिनको घसीट कर जेल में डाला गया, बाल खींचकर, हमारी बहनें जो पहलवान बहनें थी, क्या वे नारी नहीं थी, या वे वंदन योग्य नहीं थी? या वे बहनें जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर में, वे नारी नहीं थी या वंदन के लायक नहीं थी? प्रधानमंत्री जी इन सवालों का जवाब दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शोभा जी, दरअसल मुझे लगता है कि आप जो विषय है ये भी है, पर मैं फिर वहीं आऊँगा कि ये प्रधानमंत्री के इशारे पे ब्यूरोक्रेसी ने किया, या वो ब्यूरोक्रेसी का चरित्र ऐसा था कि वो स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जो लोग थे, जो भी थे, वो सरकारी तंत्र था, चाहे वो वर्दी वाला हो चाहे बेवर्दी वाला हो, और जो वहाँ समाज खड़ा था, क्या वो उसको एंजॉय कर रहा था या वो उसको प्रमोट कर रहा था? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे हैं असली में कि क्या सरकारें बदलने से तंत्र में बदलाव होती है। और यदि नारी वंदन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने नया जब लोकसभा भवन बना तो उसके उद्घाटन में उन्होंने नारियों के लिए कहना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था की। तो अगर ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही ये समझती कि देश का प्रधानमंत्री तो स्त्रियों को सशक्त बनाना चाहता है, पर उनका हृदय परिवर्तन तो नहीं हुआ ना, वो तो उसी तरह काम कर रहे हैं जैसा कि उनको ढर्रे पे काम करना चाहिए। तो चलिए हम विजय झा जी के पास चलते हैं। विजय झा जी जो हैं वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने कलेक्टर के साथ कलेक्ट्रेट में काम किया है और कर्मचारी यूनियन के वो नेता रहे हैं। अभी आप पार्टी में हैं, पर उन्होंने देखा है कि सरकारी तंत्र में क्या तब्दीली आती है। उन्होंने कई सरकारों को देखा है, मध्य प्रदेश के समय भी वो नौकरी में थे, बाद में छत्तीसगढ़ बना तब भी थे, कलेक्टर भी बहुत सारे बदले, सरकारें भी बदली। तो क्या सरकार बदलने से या सरकार का जो मुखिया होता है या तो मुख्यमंत्री होता है या कलेक्टर होता है जिले में, तो उससे क्या चीज़ों में परिवर्तन आता है? बस भैया, आप स्वयं कर्मचारी नेता थे और नेतृत्व किए हैं। एक शायर ने कहा है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। सरकारें जो बदलती हैं, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस सरकार जब थी तो हमारे भाजपा के लोग बोलते थे कि हमारा 2018 की सरकार में करीब 36-37 हजार करोड़ कर्ज था। उसके बाद भूपेश बघेल जी की सरकार कर्ज लेते लेते 84,000 करोड़ ले गई। उस कर्ज का विरोध करते थे। आज साहब
90 दिन 100 दिन की मोदी जी की गारंटी, 2 महीने में 1 महीना 9,000 और 1 महीना 3,000 4,000, टोटल 13,000 का कर्ज आप भी ले लिए। कर्ज लेकर के दोनों सरकारें चल रही हैं। आप बताइए कि अनियमित कर्मचारियों के साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ। आप स्वयं जब शासकीय सेवा में थे कितने कमेटी बने। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों को यदि झोलटू राम बनाना तो उसका एक ही तरह का तरीका है, कमेटी बना दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसी कर्मचारियों के संबंध निर्णय तो नहीं हुआ, चलिए कर्मचारी दोयम दर्जे के नागरिक है। साहब आपके परिवार के लोगों का निधन हुआ था, जीराम घाटी कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया, और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोलते थे जब सरकार में नहीं थे कि मेरे जेब में जीराम घाटी का साक्ष्य। कुल मिलाकर सरकारें बदलती हैं, योजनाएं वही रहती हैं। एक बड़ा दुर्भाग्य हो गया सुभाष मिश्रा जी, आप अनुभव कर रहे होंगे उस बात को कि लगभग 15-20 साल में राज्य बनने के बाद अधिकारी 2 भाग में बटे हैं। अधिकारियों के माथे पर, जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन वो मोची का काम करते थे, बोलते थे तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है। अब ये हो गया कि एसपी और कलेक्टर ये कांग्रेसी है, ये भाजपाई है। कांग्रेस सरकार में रहेगा तो भाजपा वाले तंग करेंगे, और भाजपा वाला रहेगा तो कौन अधिकारी आज निष्पक्ष रूप से काम करेगा। आज सरकार बदली तो जो रायपुर में काजू किशमिश खा रहे हैं तो अधिकारी सुकमा दंतेवाड़ा कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जब आईएएस लोगों की लंबी लिस्ट निकली तो अंदरूनी जो खबर है मेरे पास, मोदी जी नाराज हुए कि आईएएस अधिकारी हमारे हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, आप उनसे काम लीजिए। वो कोई कांग्रेसी भाजपाई बसपाई समाजवादी नहीं होते, आपको काम लेने का तरीका। तो कुल मिलाकर सरकार बदली है। हम बड़ा खुश हुए थे जिस दिन भाजपा का सरकार बना, और मंत्रिमंडल बनने में और विभाग आने में 15 दिन लगा। 11 बजे रात को सब दुकानें बंद हो जा रही थी, पान दुकान, चाय दुकान सब बंद। आज वही ढर्रा फिर शुरू हो गया। सप्रे स्कूल के बाजू में दुकान, यहाँ पर कॉलेज के पास, आयुर्वेदिक कॉलेज के पास दुकान, विरोध करके धरना दिए। आज फिर 15 दिन हुआ, 20 दिन बाद वो चालू हो गया। तो मुझको लगता है कि उनका ठेका था वो बदल गया, था हमारा ठेका हो जाए तो केवल आदमी बदलता है, नाम बदलता है, काम वही रहता है। हम लोग बोलते जरूर है शराब वही है, बोतल बदल गया। मैं भाजपा के नेताओं से अपील करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि जो कमेटी बना है, आप बताइए ना, राजस्व प्रकरण में, नामांतरण में, बंटवारा में 6 महीना में आपको नामांतरण करना है, 3 महीने में बंटवारा करना है। किसी कमेटी में कभी आर्डर हुआ क्या कि वो कमेटी 6 महीने में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करे? मिंज कमेटी, पिंगुआ कमेटी, आपका कितना कमेटी गिना दूं, राउट कमेटी, किसी कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया। अब फिर कमेटी बना, और हमारे अनियमित कर्मचारी बड़ा प्रसन्न है कमेटी लेकर। ऐसा लग रहा है कमेटी बनने के बाद उनको नौकरी मिल गई। साहब आप आदेश देखना, उस पर ऊपर में लिखा है शासकीय कर्मचारियों के लिए कमेटी है, इसका मतलब अनियमित कर्मचारियों के लिए कमेटी नहीं है। तो कुल मिलाकर अंतिम भावनात्मक बात मैं कहना चाहता हूं एक लाइन में कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार, दोनों एक दूसरे के जब विरोध में रहते तो समर्थन करते हैं साहब, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ के जवान लड़के लड़कियों का 20 साल का जिंदगी बर्बाद हो गया। और ये कमेटी बना है, मैं यहां दावा कर रहा हूं 5 साल सरकार निकल जाएगी, केंद्र में मोदी जी बैठ जाएंगे, यहां 5 साल भाजपा बैठ गई, विष्णुदेव साय जी बैठ, कमेटी का रिपोर्ट ना आएगा, ना नियमितीकरण होगा। हाँ भ्रष्टाचार होगा, पीएससी में नया भर्ती करने में पैसा मिलता है, पुराने वाले लोग नहीं देते। भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो नई भर्ती करिए, एक परंपरा बन गया छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है विजय झा जी, आप चूंकि सरकार में भी रहे हैं और कर्मचारी नेता भी हैं, तो आपकी अपनी पीड़ा है। अब हम चलते हैं ऐसे लोगों के पास में जो सरकार में भी रहे हैं पर वो अध्ययन अध्यापन से और गंभीर विमर्श से जुड़े हुए हैं। सुधीर शर्मा जी, वो बहुत सारी संस्थाओं में काम करते हैं, साहित्य में उनका बड़ा नाम है, देश में वो अपनी अलग पहचान रखते हैं, वैभव प्रकाशन उनका है। तो मैं सुधीर भाई, ये जो विषय है, इस विषय की गंभीरता पे हम लौटते हैं और आप बताएं कि आप क्या, जो ये विषय है कि क्या सरकार बदलने से तंत्र या सिस्टम बदलता है या उसमें वैसा ही जैसा चल रहा ढल रहा वैसा चलता है? बात तो बड़े ही जोखिम पूर्ण विषय का चयन करने के लिए आपको बधाई क्योंकि न केवल राजनीति या सत्ता या साहित्य या संस्कृति या सार्वजनिक किसी भी क्षेत्र में देखें, पत्रकारिता के भी क्षेत्र में हम देखें तो भी वहाँ भी जोखिम लेने की जो परंपरा है वो लगभग समाप्त हो रही है। तो कोई जोखिम लेना ही नहीं चाहता, ना राजनीतिक दल ना कुछ, कि किसी के खिलाफ बोलें या किसी के खिलाफ काम करें। हम सब इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। किसी एक अधिकारी या किसी एक राजनेता को कह देना कि इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ये है, तो हम सब हैं व्यवस्था के लिए जिम्मेदार। लेकिन दूसरा पक्ष भी हम देखें कि ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं बदलता, बहुत कुछ अच्छा भी होता है,
बदलता भी है। अगर नहीं बदलता तो छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन का स्तर जो है बड़ी तेज़ी से बदला हुआ है। हर लोगों के पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है, हर युवा के पास आपको गाड़ी दिखेगी। हर हमारे जो युवक कांग्रेस और एबीवीपी या जितने राजनीतिक दल के नेता हैं, सबके पास कम से कम अच्छी कंडीशन की और अच्छे कीमत की 4 व्हीलर दिखेगी। सबके पास सुख सुविधाएं हैं। तो ये जो सुख सुविधाएं ही सबसे बड़ा कारण है। जैसे ही कोई अधिकारी स्थानांतरण की लिस्ट बनाता है तो उसके पास कोई ऐसे लोग नहीं जाते कि मुझे सुकमा भेज दो, मुझे वहाँ भेज दो, मुझे यहाँ भेज दो, मैं तो चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे लोग नहीं जाते। 90% लोग इस तरह के होते हैं जो चाहते हैं कि उस घर के आसपास हो। कई स्कूल के शिक्षक तो चाहते हैं कि उसके घर के बाजू में ही स्कूल, नया स्कूल खुल जाए और वहीं चले जाए। तो कोई 10 किलोमीटर भी नहीं चाहता। जब स्थानांतरण की लिस्ट हम देखते हैं तो पता लगता है कि रायपुर का रायपुर स्थानांतरण हो रहा है, इस कॉलेज से उस कॉलेज, जो जिसकी दूरी 5 से 10 किलोमीटर भी नहीं है, वहां भी व्यक्ति जाना नहीं चाहता और उसके लिए भारी रकम देने के लिए तैयार है। तो व्यवस्था के बिगड़ाव के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब देखते हैं कि किस तरह के प्रत्याशी का हम चयन करते हैं। चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी हो, हम किस तरह के प्रत्याशी का चयन करते हैं। क्या हम उस प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं जो एक साइकिल से जाता है, घर घर जाके वोट मांगता है? मैंने देखा है, केवल भूषण जी को देखा है, इस प्रकार का चुनाव प्रचार करते हुए मैंने केवल भूषण जी को देखा है, और उनको 500-600 वोटों से हारते भी देखा है और जीतते भी संसद के चुनाव को भी देखा। तो क्या हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करते हैं? हम खुद ऐसे प्रत्याशी का चयन करते हैं। और ये लोग आते कौन है? कौन है ये IAS जिनको हम नौकरशाह को गाली दे रहे हैं या हम उनकी बुराई कर रहे हैं? कौन है ये हमारे अपने परिवार के बीच के लोग हैं। कहीं बाहर से आए हुए एलियंस क्या कहीं चंद्रमा से आए हुए लोग नहीं हैं। ये हमारे आसपास के लोग हैं। तो हमारी व्यवस्था, हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है, चरमरा रहा है। हमारे पास न वैसे शिक्षक मिल रहे हैं, न हमारे पास वैसा कुलपति मिल रहा है, न हमारे पास पहले जैसा डॉक्टर मिल रहा है, न हमारे पास पहले जैसा छात्र नेता मिल रहा है, न हमारे पास पहले जैसा सामाजिक नेता मिल रहा है, और न हमारे पास पहले जैसे संपादक और पत्रकार रहे हैं। पूरा का पूरा जो पतन हुआ है वो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पतन हुआ है। और हमारे ही क्षेत्र से, हमारे ही बीच से चुनकर एक नेता जाता है, दूसरा डिप्टी कलेक्टर बनता है। दोनों हमारे ही सिक्के के 2 पहलू हैं और वही लोग जाकर वहाँ काम करते हैं। तो जिस प्रकार की हमने व्यवस्था दी, जिस प्रकार का हमने राजतंत्र लोकतंत्र बनाया है, जिस प्रकार हमने मतदान की व्यवस्था की है या चुनने का जो तंत्र बनाया है, वो तंत्र हमारा इतना गड़बड़ होते जा रहा है कि ऐसे लोग ही चुनकर आएंगे। अब वो मानक लोग, वो मानकीकरण, वैसे साहित्यकार भी आपको नहीं मिलेंगे, आपको तो वैसे कवि लेखक भी नहीं मिलेंगे, दिनकर जैसे लोग, कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, कि विनोद कुमार शुक्ल जैसे लोग अब आने वाली पीढ़ी में पैदा होंगे नहीं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि ये स्थिति हो रही है। लेकिन जो बदलाव का महसूस होता है कि जब हम हर बार जब नई सरकार आती है, अब देखिए बड़ा विरोधाभास हो जाता है। एक तरफ केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है, मोदी जी बैठे हुए हैं, जहाँ पर पिछले 5-7 वर्षों में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। कारपोरेट सेक्टर की मदद को अगर छोड़ दें तो बड़ा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं पार्टी की सरकार जब राज्यों में होती है तो वहाँ 5 साल में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? इसका उन लोगों को विश्लेषण करना चाहिए कि हम 5 साल में क्यों बदल दिए जाते हैं। क्योंकि जो नीति आपकी केंद्र सरकार बनाती है, जो आपका बड़ा इंजन वहाँ लगा हुआ है, वो इंजन, बीच वाला जो डबल इंजन है वो भी तो उसी के जैसा चलना चाहिए ना। तो डबल इंजन किसी दूसरे में जाता है और सामने वाला इंजन कहीं और जा रहा है और पूरी बोगी लड़खड़ा के गिर जाती है। ये स्थिति सभी दलों में है, सभी दलों के नेताओं में, सभी दलों को। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है। मैं समझता था कि चुनाव का इस वर्ष का लोकसभा का मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड बनेगा, लेकिन 5 दिन में वो ध्वस्त हो गया। क्यों ध्वस्त हुआ? इसलिए ध्वस्त हुआ क्योंकि आप छोटे से दल का लेकर के बड़े दल की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों ने अवैध तरीके से चंदा लिया है। ऐसा कोई दल नहीं है जिसने चंदा नहीं लिया है। जो दल अपने आप को विश्व की सबसे ईमानदार पार्टी के लिए जानने जाने के लिए चुनाव जीत कर आए, यहाँ उस दल ने भी चंदा लिया। जो सत्ता बदलना चाहते हैं उन्होंने भी लिया। जो कुछ नहीं कर रहे थे, जिन्होंने सांसद में एक भी सीट नहीं पाई है, उनके दलों को भी चंदा मिला हुआ है। तो आप किससे चंदा ले रहे हैं? आप कॉर्पोरेट सेक्टर से चंदा ले रहे हैं, आप उन खनिज लोगों से चंदा ले रहे हैं, आप लॉटरी वालों से चंदा ले रहे हैं। तो आपकी सरकार कैसी रहेगी? और हम चुप हैं।
तो जनता जिस तरह से सुख सुविधा की भोगी हो चुकी है, जनता के बीच से पिछले 5 साल में कोई छोटी मोटी क्रांति भी नहीं हो रही है, कोई उफ भी नहीं होता है, कोई पत्रकारिता भी नहीं है, अभी कोई समाचार भी नहीं आता है। आपने अनुभव किया होगा कल 2 दिनों के भीतर कि जेएनयू में चुनाव हुआ है, तो क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि जेएनयू में किस दल की छात्र सरकार आई हुई है? जानने का हक है जनता को, लेकिन समाचार छपते हुए आपने कहीं देखा, पढ़ा स्थानीय अखबारों में 1-2 छोड़ के, उस तरह से आपने देखा? तो ये इस तरह से जो बदलाव आ रहे हैं मीडिया के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत ही खतरनाक है। और किस तरह देश को कहाँ ले जाएंगे, हम कहाँ जाकर गिरेंगे, किस तरह से हम आएंगे, कहाँ से क्रांति की शुरुआत होगी, कहाँ से व्यवस्था बदलने की शुरुआत कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कहाँ से करेगा, हर चीज़ को। और छत्तीसगढ़ तो इतना अभागा हुआ है कि यहाँ तो व्यवस्था नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से साहित्य और संस्कृति और भाषा को लेकर अगर हम करें तो 20 सालों में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, संस्कृति को लेकर यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। अब सोचिए हम किस सरकार की ओर ताकें। हम जिस सरकार की ओर ताकते हैं, पता लगता है कि जैसे ही वो सत्ता में आती है तो साहित्य और संस्कृति के बारे में कुछ भी सोचना विचारने की बात नहीं करती। हमारा दुर्भाग्य है, कल विश्व रंगमंच दिवस था और सबसे पहले पॉइंट पर यही लिखा था, हमारा दुर्भाग्य है कि इस राज्य की राजधानी में एक रंगमंच करने के लिए एक बड़ा सा थिएटर भी नहीं है। 20 साल में हम एक थिएटर नहीं बना सके हैं, 20 साल में हम छोटा सा साहित्यिक हिंदी भवन नहीं बना सके हैं, 20 साल में हम लोगों को कुछ भी नहीं दे सके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम बनाते भी हैं सामुदायिक भवन तो उसमें दूसरों का कब्जा हो जाता है। तो ये भयावह की स्थिति, जो अंधकार की स्थिति है, इस अंधकार की स्थिति के लिए जनता ही वास्तविक रूप से जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार हैं। अधिकारी नौकरशाह की बात तो ये है भैया कि नौकरशाह में 75% जो ऊपर के लोग हैं वो दूसरे राज्यों से आए हुए लोग होते हैं। उनका किसी भी प्रकार का दुख और दर्द अपनी स्थानीयता को लेकर नहीं है, न अस्मिता को लेकर है, न अपनी भाषा को लेकर है, न किसी चीज़ को लेकर है। वो कमाने खाने आते हैं, वो आए हैं, 60 साल की अपनी नौकरी करेंगे और अपना जो भी 1000-2000 करोड़ का टर्नओवर बनाकर अपने राज्य वापस चले जाएंगे। ठगने वाले तो हम ही हैं, हम छत्तीसगढ़ियाँ ही हैं जो हर साल ठगे जाएंगे। तो हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ बड़ी चीज़ चाहिए, बड़ी चीज़ चाहिए, और ये चीज़ पत्रकारिता से शुरुआत हो सकती है और आज हो रही है, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद भैया। चौथा स्तंभ भी जो है वो भी बहुत सारे चक्करों के फेर में है और उसके भी अपने बहुत सारे गड्ढे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम फिर युवाओं की ओर चलते हैं। हमारे बीच में आलोक सोनी है मीडिया टीम से बीजेपी की, और विशाल पांडे हैं, और उसके अलावा डॉक्टर पांडे, इनका नाम क्या, गंधर्व पांडे। ये 3 जो है, 2 पांडे जी हैं और एक सोनी जी हैं। बारी बारी से तीनों अपनी अपनी राय दें। जी सर, सर्वप्रथम मैं एशियन न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इतने संवेदनशील मुद्दे को आज यहाँ पर मैं हम सबके बीच में रखा है। आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं और इस मुद्दे पर आज हमारी राय जो है लगभग एक सी भी है और उसमें हमारे डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस ऐसे हैं कि आज हम उनको हम सत्ता को और सत्ता के अलावा व्यवस्था को कोस रहे हैं, लेकिन केवल कोसने से ये चीज़ें सुधर नहीं सकती। आज हर कोई जो है सिर्फ कोसने के लिए आगे आने को तैयार है, लेकिन उसमें उतरना नहीं चाहता। तो ये एक प्रकार का दलदल है। दलदल को क्या है कि हम सिर्फ बोलते हैं कि ये दलदल है, लेकिन उस दलदल में कोई, उस दलदल को साफ करने के लिए कोई उतरना नहीं चाहता। तो ये व्यवस्था भी हमारी अपने समाज की बनाई हुई व्यवस्था है। इसके लिए ना तो हमारे नेतागण जिम्मेदार हैं और ना ही हमारे जो अधिकारीगण जिम्मेदार है कि हम उनको कोसते बैठे कि हम इस। और आज देखिए, इसी सत्ता, इसी मंत्री, इसी अधिकारियों के बदले में इनकी वजह से ही आज देश कहाँ से कैसे पहुँचा। रही बात एक व्यवस्था परिवर्तन की, जो एक मेन मुख्य मुद्दा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यवस्था में कुछ तो परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। अगर हमने जिस लीडर को चुना है वो लीडर अपने आप में वो आत्मविश्वास रखता है कि जनता ने उनको किस पद पर किस शक्ति के साथ बैठाया है। अगर वो अपनी शक्ति को पहचान रहा है और उस शक्ति के साथ में यदि वो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को या अपने विधानसभा की जनता को आगे ले जाना चाहता है और अपने दृढ़ संकल्प से यदि वो कोई निर्णय लेता है, तो उसके जो भी निर्णय हैं वो उसके नीचे अधीनस्थ अधिकारियों तक पहुँचते हैं।
उसका खुद का चाल चरित्र जो है वो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों तक भी पहुंचता है। आप इस मुद्दे पे अगर देखने जाएंगे तो आप 10 वर्ष पीछे चले जाइए कि जब मोदी सरकार नहीं थी उस समय पे अधिकारियों का कैसा वर्चस्व था और अधिकारी कैसे काम करते थे, कितने प्रकार के मुद्दे थे जिन मुद्दों में हमको बहस होती थी कि ये मुद्दा आ गया, आज ये घोटाले हो गया, ये हो गया। पिछले 10 वर्षों में आज हमने केंद्र सरकार पे कोई भी एक छींटा नहीं कर सकता कि इस प्रकार का किसी घोटाला, और घोटाला कैसे संभव है? क्या केवल नेता के ही चाहने से कोई घोटाला संभव हो सकता है क्या, कि नेता ने चाहा और घोटाला हो गया? जब तक अधिकारी कर्मचारी साथ नहीं दे ये संभव है क्या? तो ये कहीं ना कहीं पर में ये आवश्यक है कि एक ऐसा लीडर हो, एक ऐसा व्यक्ति जो है जिसे हम चुने, जो दृढ़ संकल्पित हो जनता को आगे बढ़ाने के लिए। और रही बात इस, देखिए आज अगर हम इस मुद्दे पे बहुत बड़े विषय पे बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो आज भारतवर्ष जो है वो पिछले 10 वर्षों में कितनी तरक्की की है। पहले हम जो है सिर्फ बेसिक बुनियादी चीज़ों पर बात करते थे, आज हम बुनियादी चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। आज हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, होड़ लेने की बात करते हैं। किससे होड़ लेने की बात करते हैं? वो उन विकसित देशों से होड़ लेने की बात करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमें लगता था कि अमेरिका जैसा देश, आज से अगर 10-15 वर्ष पूर्व की बात करूं तो आज हम अमेरिका को सुपर पावर मान लेते थे। लगता था अमेरिका मतलब ऐसा हो गया कि जिसे कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। आपने लेकिन देखा होगा कि रसिया ने कैसे यूक्रेन के ऊपर में युद्ध छेड़ा और अमेरिका जो है मुंह बाएं दागते रह गया। क्या कर पाया अमेरिका? लेकिन आज इंटरवेंशन की बात करेंगे तो आज हमारे जो भारतीय बाहर बैठे हुए थे, यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको लाने की बात करें तो हमारे लीडर जिनको मैं यहाँ पर शायद मोदी जी के बारे में बात की उन्होंने, पर मैं बताना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने दृढ़ संकल्प शक्ति से यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर के आए, अरब क्षेत्र में फंसे हुए भारतीयों को लेकर के आए। तो ये एक दृढ़ संकल्प का काम होता है। अगर आप सिर्फ यही बोलें कि नहीं हम यहाँ पर में हम अधिकारियों को कोसते हैं या अपने नेताओं को कोसते हैं, तो और रही बात उसकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की एक बात हो रही थी कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक संविधान ने जो है ना एक ताकत दी है, उसको एक ताकत के रूप में देखिए। एक ठहरा हुआ पानी जो होता है ना वो एक बदबू करने लग जाता है, लेकिन जब एक जो बहता पानी है ना वो हमेशा जो है अविरल रहता है। इसी तरह से संविधान ने ताकत दी है। किसे ताकत दी है? संविधान ने ताकत दी है कि आप ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन, ये 3 ताकत जो है संविधान ने दी हुई है, राजनेताओं को दी है, जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं उन्हें, कि आप निरंतर ये चीज़ें कर सकते हैं। कोई भी एक अधिकारी एक जगह पर में जब बहुत लंबे समय तक के रह जाता है तो उसे वो लगता है कि ये जो है ये जगह जो है मैं अब यहाँ का राजा जैसा हो गया हूँ, ये सारे नियम कानून वो अपने चलाने लग जाता है। उसको ही मैं बोलता हूँ कि उस क्षेत्र के नेता की भी वो नहीं सुनने लगता। तो ये जो परिवर्तन है, ट्रांसफ़र, ये आवश्यक है, ये आवश्यक, ये होना ही भी चाहिए कि आज एक अधिकारी यहाँ बैठा है तो कल को वो अधिकारी कहीं और चला जाएगा, तो उसे उस जगह से, उस कुर्सी से ऐसा जुड़ाव नहीं हो जाना चाहिए कि वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलाते रहें। तो ये आवश्यक चीज़ है। वो तो मतलब कहें कि हमारे संविधान एक बहुत अच्छा ताकत दिया है जो जनप्रतिनिधि को, ये जो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल मैं तो उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ कि ये जी चीज़ें हैं वो होती ही रहनी चाहिए। और बाकी उसके लिए फिर आगे मैं बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय आपने रखा है, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने हमको बुलाने का अवसर किया। और संतुलन का समीकरण, देखिए भाई साहब, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। पूर्व की सरकार रही, अभी की सरकार चल रही है, दोनों में इच्छा शक्ति का बहुत अंतर है। वही अधिकारी थे, वही कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, केवल जगह बदला, स्थान बदला है, कोई यहाँ से वहाँ गया, कोई यहाँ से वहाँ गया। पूर्व की सरकारों में जो काम करते थे वो काम करते थे महादेव सट्टा ऐप के लिए काम करते थे, वो काम करते थे कोल घोटाले के लिए काम करते थे। जिस सरकार के मुखिया स्वयं भ्रष्ट हो तो क्या अधिकारियों से काम लेंगे, इसकी इच्छा शक्ति आप समझ सकते हैं। और वही विष्णुदेव साय जी की सरकार है जिन्होंने 3 महीने के सरकार में किसानों से किया हुआ वादा पूर्ण किए, जिन्होंने महतारी बंधन योजना के 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए देने का काम किया। तो आपकी इच्छा शक्ति कहाँ तक जाती है? सरकार को आना चाहिए कि अधिकारियों से कैसा काम कराना है। अधिकारी तो इधर उधर केवल हुए हैं, अधिकारी बदले तो नहीं गए, हटाए नहीं गए हैं, तबादला हुआ है अधिकारियों का, लेकिन समीकरण बैठाने का पूरा श्रेय सरकार को होना चाहिए। सरकार उस पर कैसा काम कराती है, अधिकारी कैसा काम करते हैं, वो संतुलन सरकार का और अधिकारियों का होना चाहिए।
पूर्व की सरकार की तरह अगर महादेव ऐप के उसमें ले जाएंगे तो कई अधिकारी ऐसे हैं जो केवल महादेव ऐप के लिए काम करते थे। अब आज उसके मुखिया भी उन पर संलिप्त थे, पुराने मुखिया जो थे, पूर्व के मुख्यमंत्री। तो हम अधिकारियों को जैसा ढालेंगे वैसा ढलेंगे, और अधिकारियों से काम कैसा लेना है वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जैसा उनको ढालेंगे वो अधिकारी वैसा ढलेंगे, क्योंकि वो सत्ता के अधिकारी रहते हैं, वो किसी व्यक्ति के अधिकारी नहीं रहते हैं। उनको भी डर रहता है कि हमको इनका काम करना है, नहीं तो ये हमको कहीं हटा न दें, कहीं उसके इशारे, सरकार के इशारे पर उनको काम करना रहता है। इसलिए ये सरकार आज अच्छा काम कर रही है। अगर इस सरकार ने लोन भी लिया है, मान लीजिए भूपेश बघेल की सरकार ने 84,000 करोड़ लोन लिया था, पूर्व सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने अगर लोन लिया है तो आम जनमानस के लिए लोन लिया है, जनता के लिए लोन लिया है, महतारी बंधन योजना के लिए लोन लिया है, किसान बंधन योजना के लिए लोन लिया है, इस सारी चीज़ों के लिए लोन लिया है। ना तो महादेव सट्टा ऐप के लिए, ना कोल आवंटन के लिए लोन लिया है। ये सरकार जनहित की सरकार है और जनहित के मुद्दों को उठा रही है, और अधिकारियों को काम कराना कैसा रहता है ये सरकार पूर्णतः जानती है और उस हिसाब से काम करा रही है। और निश्चित रूप से समीकरण बदला है और अधिकारी काम भी करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है सरकार के ऊपर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गंधर्व पांडे, युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। सर्वप्रथम मैं एशियन न्यूज़ को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतना ही महत्वपूर्ण विषय सभी के बीच रखा है। ये जो विषय है कि सिस्टम और तंत्र किस प्रकार से आज आम लोगों के जीवन में मायाजाल का रूप ले चुका है, तो इसकी चाबी अगर हम देखें तो शासन और प्रशासन के खेल में हमेशा आम जनता पिस जाती है। ऐसी एक धारणा अभी आम जनता के बीच बन चुकी है, पर कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो ऊपरी स्तर से लेकर नीचे स्तर तक सुधारने का प्रयास कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार अभी कर रही है। आप देखेंगे जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आज जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लोगों को उनके लाभ की राशि सीधा खाते में मिलती है। पहले एक सिस्टमैटिक प्लान के जरिए जब देश का प्रधानमंत्री लोगों के खाते खुलवाता है, जिस समय देश के पूर्व वित्त मंत्री ये क्लेम कर रहे थे संसद में कि क्या एक सब्जी बेचने वाले के पास डीबीटी मशीन है जहां कोई कार्ड स्वाइप करके पैसा दे सकेगा, आज पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट में भारत सर्वोच्च है। और डिजिटल पेमेंट इस प्रकार आगे बढ़ा है कि अमेरिकी भी आते हैं तो उसे संकोच में आ जाते हैं कि ये पान ठेले वाला लेके कैसे घूम रहा है। तो भारत में जो आप सबसे बड़ा पहलू आज ये हो गया है कि भ्रष्टाचार में जो बिचौलियों का काम था वो कहीं ना कहीं एक अंतिम चरण पर आ चुका है। अब रही बात आम जनता की, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का एक छत्तीसगढ़िया बालक हूं, तो मेरा छत्तीसगढ़ राज्य, हालांकि मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, पर मेरा छत्तीसगढ़ राज्य आज भारत का सबसे तेज प्रगतिशील राज्य है। 15 साल में ही ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हुई। भैया ने कहा कि संस्कृति और कल्चर हमारी कहीं ना कहीं पीछे हो रही है, तो रंगमंच में मैंने भी नाटक किया है बचपन में। यहाँ पर संस्कृति भवन है आज, वहीं पर रंगमंच होता था। ठीक, बहुत अच्छी बात कही गंधर्व कि अंत्योदय के लिए काम करना होगा। अब हमारे साथ जयेश हैं, मैं जयेश से चाहूँगा कि वो भी अपनी बात कहें। देखिए, अभी वक्ता भाई ने बताया कि पहले कैसा रहता था सिस्टम कि हर चीज़ के लिए ऊपर पूछना पड़ता था, कुछ भी चीज़ करने के लिए, जिसका उदाहरण हमारे भारत की सेना। जब कांग्रेस सेंट्रल में बैठी हुई थी, तब जब जंग होता था तो गोली चलाने के लिए भी पहले मैडम से पूछना पड़ता था क्या मैडम गोली चलाएं। चलिए मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूं, नहीं तो विवादित बयान हो जाएगा। सुभाष जी, जो ये सिस्टम है चेंज होने का, या जो अफसर का, ये क्लास 1 से चालू हो जाता है। जब बच्चे लोग क्लास 1 में पढ़ते हैं, क्लास टीचर मॉनिटर सिस्टम, क्लास टीचर बदलता है, नया मॉनिटर आता है। उसका कारण ये नहीं है कि वो क्लास 1 का मॉनिटर भ्रष्ट है, उसका कारण ये है कि किसमें कैसे काबिल करने की चीज़ है। जब नया व्यक्ति आता है तो उस काबिलियत को देखता है, उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ती है। सरकार बदलने से तंत्र सिस्टम जो बदलता है, उसका एकमात्र कारण ये है कि केवल सरकार को 5 साल का समय देती है जनता, कि उन्होंने जो वादे किए हैं, जो घोषणा की है, जनता उसको सपने दिखाए हैं, वो 5 साल में पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर वो सपने पूर्ण नहीं होती है तो जनता उनको हटा देती है। जैसे कि अभी हुआ
कांग्रेस की सरकार आई, ठगेश की सरकार आई, केवल सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटा, अच्छे से लूटा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, महादेव के जरिए से लूटा या यूपीएससी से लूटा, सॉरी पीएससी से लूटा, या फिर क्या बोलते हैं गोबर घोटाले में लूटा, सिर्फ लूटने का कार्य किया और कोई कार्य नहीं किया। और विष्णुदेव साय की सरकार आई है, अब ये नया सरकार जो है नई सिस्टम को बैठा रही है और अधिकारियां चेंज हो रहे हैं कि पुराने अधिकारी जो भ्रष्ट थे उनकी जगह नए सरकारी जो अधिकारी बैठ रहे हैं वो आगे कार्य को संभालेंगे। जयेश, मैं बहुत साल सरकारी अफसरों का नेता रहा हूँ, तो अधिकारी आपको ये ब्यूरोक्रेसी को ये जानना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी जो है ना इधर से उधर होते हैं। अधिकारियों पे कार्रवाई जो है वो बड़े मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि सरकार ने ये लाया था कि जो निकम्मे लोग हैं उनको 50 साल की सेवा में से निकाल दिए जाएंगे। विजय झा जी जानते हैं, कुछ लोगों को निकाला गया था, उनके लिए हमने आंदोलन भी किया था, पर जब निकालने की बारी आई थी तो उसमें फिर जब क्या बोलते हैं कि अंधा बांटे रेबड़ी और चीन चीन अपने को दे, तो उसमें से बहुत सारे लोगों की दुश्मनी थी जो दूसरे लोगों से, तो उनको भी निकाल दिए थे। बाद में सबको कोर्ट ने बहाल कर दिया। अभी मज़ेदार बात यह है कि जो हमारे न्यायालय हैं वो जब वहाँ कोई पीड़ित जाता है और वो अपनी बात रखता है तो न्यायालय उसको स्टे दे देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है उनकी संख्या पिछले कई सालों से लगातार रही, पर लोगों ने पूरी नौकरी उसी कोर्ट के स्टे से निकाल दी, जबकि सब जानते थे कि इनका जातिगत प्रमाण पत्र फर्जी है। तो कई बार क्या होता है कि ये बहुत कहना आसान है कि जब सरकार आती है तो चूंकि ये ताश के 52 पत्ते ही हैं फेंटने के लिए, अब इन्हीं में से आपको तय करना है कि इन 52 पत्तों को किस तरह से आप फेंटेंगे, क्योंकि बाहर से तो आप नई नियुक्ति कर नहीं पा रहे हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। सबसे आसान मुझसे कोई पूछता है कि किसी जनप्रतिनिधि, मैं बोलता हूँ सबसे, अगर किसी जनप्रतिनिधि के पास जाना सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जनप्रतिनिधि को 5 साल में जवाब देना और हर साल कोई भी उसको पकड़ सकता है। हम जनप्रतिनिधि को कितने बजे रात को भी बोलेंगे और वो हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, पर किसी ब्यूरोक्रेट के घर में आप घुस के देखो, वो आपको अंदर आने ही नहीं देगा। तो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। तो इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का शासन होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सहज शासन होता है। जैसे ही कहीं राष्ट्रपति शासन लगता है वहां पे फिर सबकी चलना बंद हो जाती है, वहां कुछ ही लोग तय करते हैं। तो ये बहुत एक कठिन सा विषय है जिसको हमने रखा है। बहरहाल आप लोगों ने अपनी बात रखी। एक हमारे सहयोगी हैं शुभम शर्मा जी। धन्यवाद। एक सरकार आती है जो जनता को मजबूत करने का काम करती है, और एक सरकार आती है जो अपने कार्यकर्ताओं का सिस्टम मजबूत करने का काम करती है। तो इसी विषय पे एक उदाहरण सामने रखते हुए मैं अपनी बातों को रखूँगा। अभी भूपेश बघेल की सरकार थी 5 साल, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, सरकार तुहर द्वार का एक वो लॉन्च किए थे प्रोग्राम। उसके तहत क्या होता था कि जितने भी आम जनता है उसको दर दर भटकने के बजाय नगर निगम से जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है और राशन कार्ड बनाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उपलब्धता घर में दी जा रही थी सभी को। एक एग्जीक्यूटिव आता था, 50 रुपये चार्ज लेता था आने का, और घर में डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके घर में बना के ला के देता था। तो उससे जनता को जो भी चीज़ों की नीड थी, मतलब दर दर भटकने के बजाय, लाइन लगाने के बजाय फोटोकॉपी कराने के लिए भटकते हैं यहाँ लोग, तो उन सब चीज़ों से उन लोगों को कहीं ना कहीं भटकना ना पड़े, इस विषय को लेकर इसको लॉन्च किया गया था। और इसके तहत जनता को बहुत लाभ मिला है। उसका घर घर एग्जीक्यूटिव आके उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना है उसको बना के उनके घर तक लाके छोड़ा है। अब जैसे ही अभी फिर सरकार बदली, फिर सिस्टम चेंज हो गया। सिस्टम कैसे चेंज हुआ? अब लोगों को फिर जाके दर दर भटकना पड़ेगा, उनको लाइन लगाना पड़ेगा। अभी रिसेंट ये महतारी वंदन योजना जो लॉन्च किया है बीजेपी, उसको लेके आप जितने बैंक में जाओ, लोगों का पैसा जमा करने का काम नहीं हो रहा है, वहाँ सिर्फ डीबीटी केवाईसी इसी का काम चल रहा है। फिर सिस्टम चेंज हो गया। जो एक आम आदमी, अगर जिसको किसी के अस्पताल में कोई एडमिट है, उसको अर्जेंट में पैसा निकलवाना है, उसको जाके वहाँ 4 घंटा लाइन लगाना पड़ रहा है। एटीएम में जाओगे, एटीएम में कई बार पैसा नहीं निकल पाता, कभी उन लोग का सिस्टमेटिक फॉल्ट रहता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों से जो है पूरा एक सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। तो बस उसी विषय पे मैं रख रहा था बात। आज आप देखिए, पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को लाभ पहुंचाने का काम की। सब पार्टी अपना बात रखती है,
कहीं ना कहीं हमने तो देखा है कि किसानों को लाभ हुआ है उससे। आज वही एक सरकार है जो घर तोड़ने का काम कर रही है, गरीब परिवार का दुकान लगा रहा है उसका ठेला बंद करने का काम कर रही है। उनका ठेला जगह जगह भी नगर निगम के द्वारा बुलडोजर चला चला के तोड़ा गया। आज वो गरीब परिवार का जो आदमी है उसका स्थिति इतना बुरा है कि वो एक ठेला बनाने का भी उसका हैसियत नहीं बचा। आज उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ठेला बना पाए। एक ठेले वाला कितने का दिन में कमाता होगा? 500-700 रुपए, जिसमें उसको अपने बीवी को भी पालना है, अपने बच्चे को भी पालना है, अपने बच्चा का शिक्षा भी देखना है, सारी चीज़ें देखना है। तो पूरा सिस्टम एक खराब हो गया। तो मैं सिर्फ सिस्टम पे ही बात कर रहा हूँ। सरकार आए सरकार जाए, वो एक प्रकरण है। सरकार आएगा जाएगा, वो जनता का जो जनादेश है वो उसके ऊपर ही सरकार रहती है। बट सरकार अपना सिस्टम पहले मजबूत करे कि मेरा सिस्टम इतना मजबूत रहे, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। सरकार अपना सिस्टम मजबूत कर लेगा तो जनता का सिस्टम ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। यही मेरा सोचना है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप संतुलन के समीकरण में आज जो हमने विषय रखा उसमें आपने अपनी बात रखी। आपका ये जो भी हमने आज यहाँ पे चर्चा की, शनिवार को शाम 6 बजे और रविवार को शाम 6 बजे अगर आप टाटा प्ले पर हैं तो 1165 पे, जियो टीवी पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध हैं। आप इसको देख सकते हैं और जो भी आपने कहा है उसकी क्लिपिंग भी हम जो है आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप बाकी लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। ये हर हफ्ते होने वाला कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग विषय को लेकर बातचीत करते हैं। अगले सप्ताह का विषय हमने तय किया है, महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी असरकारी। दरअसल ये एक विषय ये भी गंभीर है कि हम महिलाओं के रिजर्वेशन की भी बात करते हैं, उनको बुलाने की भी बात करते हैं, पर क्या अभी भी हम ये देख रहे हैं कि वो महिलाएं, उनको उतना पावर के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि कहीं उनकी जगह कोई सरपंच पति, कोई विधायक पति, कोई मंत्री पति या उनकी सत्ता को तो नहीं संचालित करना चाहता पीछे से। तो उनकी उपस्थिति, चूंकि अभी महिला आरक्षण बिल भी लागू होने वाला है और 29 में महिलाओं की हिस्सेदारी बाकी जगह भी बढ़ने वाली है, तो हम अगले सप्ताह इस पे बातचीत करेंगे और आज ही के दिन 3 बजे फिर हम इस विषय पे बातचीत करेंगे। उसमें महिलाएं आएंगी क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाएं इस पर अपनी बात रखें। तो आप सब आए, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एशियन न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।